हाँ जी बच्चा, आज हमारे पास है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जिसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें बोला है एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखा है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जहां पे भी सर्कुलर कॉइल की बात हो, उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, अगर हम किसी एंगल के लिए काम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा, जिसमें थीटा मैं मोस्ट कॉमनली रेडियन में लेता हूँ। ठीक है, थीटा जिसमें मैं मोस्ट कॉमनली रेडियन में ही लेता हूँ। ठीक है ना। अब देखो बेटा, आगे मैंने क्या कहना कि इसके बाद अगर मान लीजिए ये मेरा है कंप्लीट सर्कल के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह पे हाफ सर्कल के लिए भी बात करी जाएगी, तो हाफ सर्कल के लिए जहां पे भी बात की जाएगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4r उसके सेंटर पे। अगर मैं उसके क्वार्टर पे बात करता हूं तो क्वार्टर के लिए म्यू नॉट आई बाई 8r रहेगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरा एंगल के लिए, कोई भी एंगल अगर मेरे को दे रखा है, अगर सीधा मेरे को सर्कुलर कॉइल दिया है तो उसके लिए डायरेक्ट ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। हाफ सर्कल अगर दिया है म्यू नॉट आई बाई 4r, और क्वार्टर अगर मेरे को दिया है तो म्यू नॉट आई बाई 8r। तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को जब मैंने देखा कि सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, सर्कुलर कॉइल जिसके पास है 100 टर्न्स, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, कैरीज द करंट ऑफ 0.40, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखिए उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर मेरे पास n टर्न्स है तो n इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, n की वैल्यू है 100, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया है, यहाँ से कितना करंट कैरी करता है 0.4 डिवाइड बाय 2 इंटू आर, रेडियस हर एक का कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, पॉइंट हटा दीजिए, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 4 जा 8, और 4 से 4 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये 10⁻², 2 4 और 10⁻⁻4। ठीक है, तो पाई इंटू 10⁻⁻4, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻⁻4, क्या आ गया टेस्ला। ठीक है, यानी कि 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि जिनमें हमें प्रॉब्लम आएगी, या क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल हैं। जो प्रॉब्लमेटिक रहेंगे हमारे पास वो एडिशनल वाले रहेंगे, जो आज हम कवर करके चलेंगे जिनको। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं, देखिए कैसे। सेकंड न्यूमेरिकल में बात करेगी, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। What is the magnitude of B at a point 20 सेंटीमीटर from the wire। मतलब मेरे पास ये है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये मैं आपके सामने दिख प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मान लीजिए मैंने इनफाइनाइट लेंथ ली है इसकी, सही है, ये देखिए जी, ये इनफाइनाइट लेंथ मैंने लिया, और इससे कितने डिस्टेंस पे मैंने, इससे 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इनमें अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर जाओगे। मैं सेकंड न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट, इसमें से करंट फ्लो करता है कितना, I इज इक्वल टू 35 एम्पियर आपको दिया है, कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। देखो बेटा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई 2i बाई r, जिसमें r जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 2 इंटू आई आपको दे रखा है 35, और कितने कितने डिस्टेंस पे 20 डिवाइड बाय 100 कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 25 जब तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 70 इंटू 5 35, ठीक है, इंटू 10 की पावर -7, यानी कि 3.5 इंटू 10 की पावर -5 मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी टेस्ला। देखो बच्चा, ऐसा जहां पे स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ थी उसके लिए आपने इस तरह से वर्क किया, अगर इसकी फाइनाइट लेंथ होती तो आप कुछ इस तरह से काम करते। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, आगे जहां पे भी आपके पास क्वेश्चन आए आप उनमें बिल्कुल भी पजल ना हो। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा कि मान लीजिए आपको दे रखा है ए बी एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी है फाइनाइट लेंथ है, करंट फ्लो करता है उसमें आए, और पॉइंट पी पे मुझे काम करना है, ये एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, और ये एंगल है इसका φ1 और ये एंगल है बच्चा इसका φ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स और साइन φ1 प्लस साइन φ2। हर सिचुएशन में आपके पास ये जो है वो कुछ आपको इस तरह की शेप में भी आ सकता है। मान लीजिए कि आपको ये कंडक्टर दे दें और यहाँ से यहाँ किसी पॉइंट पे हमें निकालना हो, ठीक है, और देखिए आपके पास कंडक्टर जो है मैं बता रहा हूँ, अब आपके पास है ए बी स्ट्रेट कंडक्टर। अब ए बी में से करंट फ्लो करता है फ्रॉम बी टू ए आई, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आपको काम करना है, और आपके एंगल्स अब यहाँ पे भी मेंशन हो सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है ना बच्चा, तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं ये है बेटा आपका φ1, ठीक है, और ये है आपका φ2। तो इस तरह से भी अगर आपको पॉइंट दे दे तो आपको पजल नहीं होना है। ठीक है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए भी, हाँ जी हमें करना क्या है, हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड को देखिए ध्यान से, क्या कहता है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। देखिए आपको क्या कहा गया, हमारे पास यही स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, तो यानी कि आपको अब क्या देखना है, राइट हैंड कर्ल रूल आपको सही से अप्लाई करना आना चाहिए। अगर राइट हैंड कर्ल रूल आपको सही से अप्लाई करना आता है तो फिर यहाँ पे आपकी बात बन जानी। चलो जी, पहले तो हम इस न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करते हैं। पहले तो अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड इसका। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूले अभी अभी हमने बनाए आपके सामने। ठीक है, आप इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो, भूल के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी यूज करते हैं फिर। चलो देखो जी, थर्ड न्यूमेरिकल में आपको करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है आपको, 2.5 मीटर पे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ऑफ कोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय r, 2i बाय r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, 2i कितना है 50, r कितना है 2.5 मीटर, 2.5, तो एक जीरो हटा दो यहाँ से और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 टू जा 50 और 2 टू जा 4, 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें बोला कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मतलब आपके पास है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये आपके पास चारों डायरेक्शंस ऐसे होती है बेटा, ये होती है आपके पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो मतलब आपका ये हो गया जी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो
ईस्ट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो राइट हैंड थंब रूल से देखो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, यहाँ इस पॉइंट पे अपवर्ड आ रही है, कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ आ रही है, अपवर्ड्स आ रही है, अपवर्ड्स आ रही है। तो आप लिखोगे अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लो बेटा, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कर्ल ऑफ फिंगर इस पॉइंट पे किस तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, पॉइंट पी पे कर्ल ऑफ फिंगर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को फिर अपवर्ड शो कर दोगे, ठीक है ना, अपवर्ड शो कर दोगे। अब नेक्स्ट भी हमारा इसी तरह का न्यूमेरिकल है, चलो जी उसके साथ भी डील करते हैं। देखो क्या कहता है नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, ये लो जी, बाकी सब मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो बेटा, कहता है ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड power line carries a current of 90 ampere in east to west direction। मतलब आपके पास चारों की चारों डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा चारों की चारों डायरेक्शन, ओवरहेड मतलब ये हमारे सर के ऊपर से वायर जा रहा है ना, और यहाँ खड़े हो आप, ये देखो ये खड़े हो आप, और खड़े खड़े रहे हो मुस्कुरा, ये देखो आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपके सर के ऊपर से एक वायर जा रहा है। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट ये तो होती है जी ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है जी वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट टू वेस्ट ये देखिए जी करंट कितना जा रहा है, I is equal to 90 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। 1.5 मीटर बिलो मतलब आपको 1.5 मीटर डिस्टेंस पे चलना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 1.5 मीटर बिलो, 1.5 मीटर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है जी। देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट वायर के कारण जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो उसके कारण कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r के इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, 2i i कितना है 90, r कितना है 1.5। सोल्व कर लीजिए आपके पास ये टेस्ला वैल्यू है। अब देखो इसकी डायरेक्शन 1.5 मीटर, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट बिलो द लाइन। अब देखो राइट हैंड का रूल यूज करो, कैसे कि करंट की डायरेक्शन में रखो थंब, रख दिया, अब थंब को रखो तो कर्ल जो उंगलियां आपकी रोटेट करके इस पॉइंट पी पे आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है या नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, साउथ की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही आ रही है मेरी उंगलियां। तो ये देखिए मैंने थंब रखा ऐसे, है ना, अब कर्ल ऑफ फिंगर कैसे रोटेट कर रहा है ऐसे। मैं देखिए आपको यहां से प्रेजेंटेशन देता हूं, हाँ जी देखिए बच्चा मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा बेटा, मैंने ये कहा कि इस तरह से ये थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कर्ल ऑफ फिंगर। तो आपने देखा कि थंब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में मैंने रखा थंब, और कर्ल उंगलियां कहाँ रोटेट कर रही है पॉइंट पी पे, वो आप डायरेक्शन देख लीजिए, वही डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चा मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना, वही डायरेक्शन किसकी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की बनेगी, ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जी अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, फिफ्थ न्यूमेरिकल को देखिए ध्यान से, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए बेटा, आपके सामने है स्क्रीन पे, आपके स्टेटमेंट है इसकी, हाँ जी क्या कहता है ये, कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। यानी कि इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट मेरे सामने आता है
कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं किस तरह से वर्क करूंगा इसके साथ, चलो जी देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere making an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field। देखो भाई, जो करंट कैरी करता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑन ए वायर कैरिंग करंट 8 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। पहले तो मैं देखिए मेरे पास इस तरह का एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। ये देखिए जी, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स इज BIL, बिल साइन थीटा से मुझे याद है, ठीक है ना जी, बिल साइन थीटा से मुझे याद है। अब क्या क्या चीजें मेरे को दे रखी है, करंट मेरे को दे रखा है 8 एम्पियर का, ठीक है, थीटा मेरे को दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दे रखा है कितना 0.15 टेस्ला का। मेरे को क्या कहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो F/L मेरा होगा BI साइन थीटा। B की वैल्यू है 8 और सॉरी B की नहीं I की वैल्यू है, तो B की वैल्यू है 0.15 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 4 जा, ठीक है, तो 15 4 जा 60 है ना, 15 4 जा 60, तो 0.6 मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया 0.6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 0.6 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी, मुझे नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो बच्चा, क्या आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं? मैं NCERT एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बच्चा आप लोगों को, ठीक है, NCERT कंप्लीट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल अब से आगे जो इजी न्यूमेरिकल होंगे मैं उनको बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ठीक है, इजी न्यूमेरिकल मैं सीधा सीधा निकालता जाऊंगा और जो टफेस्ट बनेंगे वो टफेस्ट पे हम काम करते जाएंगे, ठीक है। तो हम चेक करते रहेंगे साथ साथ कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे, अगर इजी होगा फॉर्मूला जिसमें जो यूज होगा वो हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है जी। चलो देखो, अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे आया और न्यूमेरिकल नंबर 6 पे मेरे को कहा गया कि 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। मैग्नेटिक फोर्स आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि आपको लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, थीटा आपका ऑफ कोर्स 90 डिग्री इसने बोला परपेंडिकुलर, तो F इक्वल टू BIL sin थीटा, ठीक है। इसमें यानी कि सीधा आपके पास लग जाएगा F इक्वल टू BIL sin थीटा। सीधा कॉन्सेप्ट यूज होगा तो इसमें हम ज्यादा नहीं मानते, ठीक है। अब है हमारे पास 2 लॉन्ग and parallel straight wires A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire. अब हाँ, ये देखो ये नई चीज आई है हमारे पास, पहली बार आई है, तो इस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास 2 वायर हैं ऐसे ऐसे पैरेलल वायर्स हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैंने ये बात पढ़ी है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है ना तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है F/L की जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू आप हमेशा याद रखिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाय R, 2I1 I2 डिवाइड बाय R, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होती है। अब फॉर्मूला सीधा है, अब देखो 2 पैरेलल लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, एक वायर है A और दूसरा वायर है आपके पास B, कैरिंग करंट ऑफ 8 एंड 5 एम्पीयर, मतलब I1 I2 की वैल्यू दे दी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे आपको काम करना है, मतलब जो L है ना उसकी वैल्यू दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू आपका सीधा बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाय R, तो सेपरेशन है दोनों के बीच, इनटू L, L कितना है 10 सेंटीमीटर, वैल्यूज
गिवन है आपको, सीधा काम कर लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 8 पे आते हैं जी। देखो भाई न्यूमेरिकल नंबर 8, ए क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन ईच, मतलब 400 इंटू 5, ये हो गए 2000 टन्स टोटल टर्न्स हो गया आपके पास 2000। ठीक है, ओके जी। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज दिस, आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, इतने तो आप लोग चालाक कोई कि 0.9 सेंटीमीटर। इफ द करंट इज दिस, estimate the magnetic field, magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center। कोई बात नहीं, B is equal to mu naught into N into I होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N by L into I, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे जी हम क्वेश्चन नंबर 1.9 में, देखो जी 1.9 से डील करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.9 एनसीईआरटी का। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो मेरे साथ लग के इनको सॉल्व कर लो बेटा, बहुत काम आने वाले हैं। देखो इसने क्या कहा, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर consists of 20 turns, carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30। मतलब अगर coil का एंगल सीधा दिया होता ना, मान लो 30, तो एंगल हमारा फिर 60 बनता। With the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude दे रखा है हमें। ठीक है, what is the magnitude of torque experienced by the, देखो भाई टॉर्क का तो सीधा सा फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स NIAB। NIA आप याद रखो हमेशा, NIA और B इंटू साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। ठीक है ना जी, आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री, N नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं मेरे ख्याल से 20 टर्न्स है, सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है आपने इस फॉर्मूले। यानी कि यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स 20, करंट कितना कैरी करता है 12 एम्पियर, एरिया कितना निकालोगे इसका, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 into 10 दिस इज एरिया, सेंटीमीटर कोई मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ढूंढो जल्दी, 0.8 और साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू कितनी 1/2, बस तो 2 10 जा 20, बस सॉल्व कर लो सीधा है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आया है ना, वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट मोड पे इसको देखा है मैंने, और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सी जगह, मतलब मैं अभी एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था, मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन दिया था, तो बच्चे इसमें थोड़े पजल हुए थे। देखिए पजल होने वाली वैसे तो कोई बात नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है NIA होती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की बातें होने वाली हैं, देखता हूं मैं क्या बातें हैं यहाँ पे, कि टू मूविंग कॉइल मीटर्स, टू मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, R1 दे रखा है, N1 दे रखा है, A1 दे रखा है, B1 दे रखा है, R2 दे रखा है, N2 दे रखा है, A2 दे रखा है, B2 दे रखा है। अच्छा चलो जी, फिर तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑल ड्राइंग्स को क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन को ले जाना पड़ेगा नीचे। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन में आए हैं हम, इसको मैं नीचे ले जाता हूं जी। अच्छा जी, अब देखते हैं बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। देखिए जी, R1 दे रखा है, N1 A1, यानी कि ये सारी चीजें दे रखी है। पहले देख लेते हैं निकालना क्या है, करंट सेंसिटिविटी निकालनी है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है। देखो भाई करंट सेंसिटिविटी क्या होती है आपको पता हो तो, करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी N BA by K, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A NBA A एरिया ऑफ द कॉइल, NBA डिवाइड बाय K, K को बोलते हैं टोरोशनल कांस्टेंट, NBA डिवाइड बाय K। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो सुनो, जो बातें यहाँ पे दे रखी है ना उनको अप्लाई करते जाओ और कॉन्सेप्ट निकालते जाओ। पहला इसने क्या पूछा मेरे से कि करंट रेशियो निकालनी है, करंट सेंसिटिविटी मतलब आपके पास है दो कॉइल, एक कॉइल नंबर सेकंड, एक कॉइल नंबर फर्स्ट।
तो आप बताओ मेरे को N1V1A1 अपॉन K1 और ऊपर आ जाएगा जी K2 डिवाइड बाय N2V2A2 मेरे ख्याल से सारी चीजें गिवन है ना, हर एक चीज तो गिवन है, हर एक चीज गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के कितने दिए हैं भाई, हैव द फॉलोइंग R1 एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, तो ये इनको तो कर दो कैंसिल, तो यानी कि N1V1A1 डिवाइड बाय N2V2A2 गिवन है जी आपके पास, ठीक है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या करना होता है, वोल्टेज में Vs2 अपॉन Vs1 ये आपका हो जाता है जी N1V1A1 डिवाइड बाय K1 इंटू R1 इंटू K2 इंटू R2 डिवाइड बाय N2V2A2 N2V2A2। अब K1 K2 बराबर है तो R2 अपॉन R1 बाकी बच जाएगा, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दे रखी है, आप रेशियो निकाल लोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यानी कि इजी था काफी, है ना। अब देखो जी, अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पास है कॉन्सेप्ट, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेक्स्ट वाला, ये कॉन्सेप्ट काफी बार रिपीट भी होता है, ठीक है ना, काफी बार रिपीट भी होता है, ठीक है। कैसे रिपीट होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें पजल करने के लिए हर जगह, लगभग हर जगह दिए जाते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये मेरे वाला क्वेश्चन आ गया जो मेरा फेवरेट होता है, तो कई बार वो बातें गलत निकल जाती हैं। कहते हैं कि इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस and 1 Gauss is 10 raised to power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shoot into the field with a speed of this meter per second normal to the field. Normal to the field. Normal to the field. Explain why the path of electron is circle. Determine the radius of circular orbit. आपको सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी निकालना है, ई की वैल्यू दे रखी है और ये आगे वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एमई की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो पहली बात तो देखो जी, जो चीजें आपको दी हैं वो यहाँ पे लिखो, आपको दिया है जी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, नंबर 1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है 4.8 इंटू 10 की पावर 6, है ना, मीटर पर सेकेंड, सही बात है। अब इसने कहा कि नॉर्मल हमारे, इसने क्या मारी है, एंट्री मारी है नॉर्मल, ठीक है। मतलब आपके पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में आपने ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ट्स है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और इसके नॉर्मल हमारा पार्टिकल आया है, नॉर्मल इस तरह से हमारा पार्टिकल आया, मतलब हमने इस तरह से शूट किया है यहाँ से पार्टिकल, और यहाँ से पार्टिकल हमारी एंट्री। अब ये कहता है कि वाई पाथ इज सर्कुलर। आप मेरे को एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन को शूट किया आपने, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ऑफ कोर्स QVB sin थीटा। Q की जगह पे चार्ज कितना है, E, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है, EVB, है ना, और साइन थीटा कितना है यहाँ पे, साइन 90 डिग्री, तो आपके पास EVB लगी है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगी है इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि डायरेक्शन जो होगी इस फोर्स की, ठीक है, वो V और B जिस प्लेन में लाई करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज B, ठीक है ना, V के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरह की फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेगी। इस तरह की फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, इस तरह की फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करती, यानी कि स्पीड में नो चेंज। क्या चेंज आएगा, आंसर इज नो। तो चेंज किस में आएगा, केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा, यस, डायरेक्शन में चेंज आएगा, सही बात है। और इस तरह की फोर्स क्या करती है, इस तरह की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इस तरह की फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की।
यानी कि कहने की बात यही हुई कि मेरी जो ईवीबी है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एक वी से एक वी कैंसिल हो गया और आर की वैल्यू आ गई आपके पास एम इंटू वी बाय ई इंटू बी। सही है बिल्कुल। अब m की वैल्यू जो है आपके पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी आपको दे रखी थी मैंने कि 4 पॉइंट कितनी थी भाई 4.8 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा रेडियस आ जाएगा। ठीक है रेडियस आपके पास आ जाएगा। तो बहुत इजी था आपके लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है आप एक बात हमेशा याद रखिए जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है ना वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करती हैं, स्पीड चेंज नहीं करती। ठीक है ना केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, मैं अभी इसको नीचे लेके आता हूँ। हाँ जी देखिए देखो कहता है इन एक्सरसाइज 4.11 मतलब ऊपर वाले की बात कर रहा है। ये 4.11 इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मैंने इसकी अलग से पीडीएफ बना ली तो वहां पे 4.11 लिखना था है ना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल था आपका ऊपर वाला 4.1। ठीक है जी। obtain the frequency of revolution of electron in circular orbit, does the answer depends on the speed of electron, explain। इस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो स्पीड पे डिपेंड करता है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, जहां ऐसी बातें हो कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री मतलब V और B के बीच एंगल जो हो वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाता है बेटा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के इक्वल हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना बिल्कुल। एक V से एक V कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो R आता है ना वो आता है बेटा एम वी बाई क्यू इंटू बी। अब देखो बच्चा टाइम पीरियड निकालना है मुझे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की इससे आप बात करिए तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर अपॉन बी। तो 2 पाई से आर की मल्टीप्लीकेशन कर दो एम अपॉन बी डिवाइड बाई क्या है क्यू इंटू बी और एक हमारा बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया आपके पास 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ गया क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है? आंसर इज नो, नहीं करती। बाकी सारी वैल्यूज ऊपर दे रखी थी, क्यू की भी वैल्यू थी, बी की भी वैल्यू थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू थी, वैल्यू रखो सॉल्व कर लो बन गई बात। आ जाओ जी अब क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी सभी बच्चे मेरे को बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स? हाँ जी फटाफट से बताएंगे मेरे को क्या एनसीईआरटी आपको समझ में आ रही है? हाँ जी जितने बच्चे मेरे पास बैठे हैं प्लीज मेरे को बताते जाओ। यस सर। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चा। चलो बहुत बढ़िया, अंकुरित का मैसेज आ गया। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये आपका लास्ट टाइम है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, हमें टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चा। ठीक है तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल टिप्स पे याद करने के लिए आप मेरे साथ साथ खुद से भी करके देखो। जैसे कि आप नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ये खुद से करना है आपने मेरे साथ लग के, मैं तो करूंगा ही करूंगा, आपने भी मेरे साथ लग के इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उन न्यूमेरिकल के साथ भी हमें लड़ाई लड़नी होगी बच्चा। ठीक है चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, उसके बाद हमारी एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। उसमें हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि हमारा कितना होल्ड है इसमें, है ना। चलो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ए सर्कुलर कॉइल of 30 tons and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. ठीक है 1 Tesla. The field line make an angle 60 degree ठीक है with the normal to the coil, with the normal to the normal of the coil. Calculate the magnitude of counter torque
that must be applied to prevent the coil from turning। भाई हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है ना, कॉइल दे देंगे, ठीक है। Would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? ठीक है, तो फिर हम एरिया हमारा सेम है, तो एरिया टॉर्क वैसे कितना होता है आपको पता है ना, टॉर्क कितना होता है बच्चा, टॉर्क अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हैं NIAB sin थीटा के इक्वल होता है। यहाँ वैल्यू तो सारी दे रखी है ना, तो फिर यानी कि मेरे पास वैल्यू सारी गिवन है तो मैं टॉर्क निकाल लूंगा, आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि टॉर्क किसी भी प्लैनर लूप दिया है उसके लिए शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता। आपको एरिया अगर सेम दे रखा है तो आपके टॉर्क की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। वो एरिया या शेप पे डिपेंड नहीं करता, देखो शेप पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, अगर एरिया सेम है तो टॉर्क ऑफ कोर्स सेम रहने वाला है। टॉर्क क्या रहने वाला है बेटा, सेम ही रहने वाला है बच्चा पार्टी, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो देखो जी नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो देखो जी बस, हाँ देखो जी न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने और बड़े ध्यान से परफॉर्म भी करना है इसको, ठीक है। देखो जी पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट फिर करते हैं इस पे काम। कहते हैं कि two concentric circular coil X and Y of radii 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane। vertical plane में lie करते हैं, अच्छा ठीक है। containing the north to south direction, कोई बात नहीं, north to south direction मतलब मेरे पास दो हैं, कैसे, रिंग कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल मतलब एक कॉइल तो ये होगी भाई, है ना। अच्छा दूसरी कॉइल मैं बड़ी बना लेता हूं, ये लो जी दूसरी कॉइल होगी बेटा ये, ठीक है जी। अच्छा जी अब मेरे को क्या कहा इसने, लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये लो जी हम लोग डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं, ये लो बच्चा पार्टी हमने कर दी डायरेक्शन, कर दी जी, बिल्कुल कर दी, ठीक है। देखो बेटा नॉर्थ टू साउथ, क्या बोला इसने कि lie in the same vertical plane containing north to south direction। ये है आपका साउथ नीचे वाला और ये है ऊपर नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे इसमें क्या कहा, इनके जो रेडियाई हैं वो 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का 10 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। रेडियाई जो है इनके, एक का है जी आपका कितना दे दिया रेडियाई इसका 16 सेंटीमीटर और दूसरे का जो रेडियाई है वो दे दिया जी 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं जी, ये बाद में हमने मान लिया आपकी, ठीक है जी। अच्छा कॉइल X हैज 20 टर्न्स, कॉइल X हैज 20 टर्न्स मतलब ये हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं, एक X और दूसरी Y। X के पास है 20 टर्न्स, 20 टर्न्स है ना, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर, 16 एम्पियर का करंट कैरी करता है जी। कॉइल Y हैज 25 टर्न्स, इसके पास है जी 25 टर्न्स, ठीक है ना, एंड कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना कैरी करता है 18 एम्पियर का करंट कैरी करता है, ठीक है। द सेंस ऑफ करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड क्लॉकवाइज इन Y, तो Y में क्लॉकवाइज, तो ये हो गया जी इसमें करंट, Y में क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, Y में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग द
लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, मतलब फेसिंग द वेस्ट, मतलब मेरी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन मेरी वेस्ट वाली है और ये डायरेक्शन मेरी ईस्ट वाली है, तो वो वेस्ट की ओर है, ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर, उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, म्यू नॉट आई बाई आर, सीधी सी बात है, म्यू नॉट आई बाई आर, ठीक है। तो पहला हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं एक्स के कारण, ठीक है, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं किसके कारण, भाई हमारे पास करंट, देखो बच्चा करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि जो हमारी कर्ल ऑफ फिंगर है ना, उनको करंट की डायरेक्शन में रखो, अगर करंट की डायरेक्शन में आप रखोगे तो आप देखोगे कि उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, उसकी डायरेक्शन बनेगी, देखिए थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, थंब पॉइंट करेगा ईस्ट वाली डायरेक्शन, आप इसको वर्टिकल बना के देखो, आपके हाथ में कड़ा होगा, उस कड़े को निकालो और उस कड़े को निकाल के जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में कर्ल कर लो अपनी फिंगर्स को, और थंब देखो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसके लिए अगर मैं एक्स के लिए बात करूं, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं एक्स के लिए, देखो हम बात करेंगे स्टार्टिंग में फॉर एक्स, एक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जिसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर, तो उसके लिए होगा जी म्यू नॉट आई बाई 2r, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो म्यू नॉट की वैल्यू है जी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एक्स में करंट कितना फ्लो कर रहा है 16 एम्पियर का, डिवाइड बाय 2 इंटू आर, उसका रेडियस कितना दे रखा है जी 16 सेंटीमीटर, 16 इंटू 10 की पावर -2, तो 16 से 16 गया और 2 2 जा 4 और 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि 6.28 इंटू 10 की पावर -5 क्या आ गया बेटा, टेस्ला, सही बात है भाई। आपके पास जो x के कारण वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, करंट इतना ही था ना 16 एम्पियर का, हाँ जी 6.28, ठीक है 6.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला, ये वैल्यू आ गई थी x की। अब इसकी डायरेक्शन में कैसे दूंगा, इसकी डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर जिस डायरेक्शन में, ये हम कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, इसको ध्यान से देखिए, आपने इस तरह से कॉइल रखी है, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन देखिए क्या बनेगी, अगर x के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज करूं तो इस डायरेक्शन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, वो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इसको नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई करो भाई, 6.25 इंटू 10 की पावर -5, नंबर ऑफ टर्न्स है जी 20, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आया रिजल्ट मेरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 12.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला, ये बना है जी मेरा रिजल्ट। अब y के लिए देखो, आप y कॉइल के लिए अगर मैं देखूं तो b इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है जी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, करंट कितना फ्लो कर रहा है जी, करंट फ्लो कर रहा है जी 18, डिवाइड बाय 2 इंटू आर, आर कितना दे रखा है बेटा इसके लिए, आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ जी, तो ये आ गया जी आपके पास 2 9 जा 18, ये 90, 9 4 जा 36 और पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, तो ये आ गया भाई 3.6 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है ना जी। तो इसकी फिर से आप मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स है 25, तो 25 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 3 जा 9 को 10 ले लो इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, तो ये 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला, ठीक है जी, ये आपके पास था। तो अब देखो y में कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ आ रही है, कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे, कहाँ रोटेशन हो रही है कर्ल ऑफ फिंगर की, ये है आपकी कौन सी डायरेक्शन आपको दे रही है कर्ल ऑफ फिंगर की, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये बनेगी आपके पास वेस्ट डायरेक्शन, वो कौन सी बनेगी ईस्ट, ये कौन सी बनेगी वेस्ट,
अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 12.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 12.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसकी डायरेक्शन कौन सी बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन बनेगी। इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन बनेगी। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 14। समझ में आया बेटा? हाँ जी बच्चा, समझ में आया? हाँ जी, फटाफट से बताइए बेटा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। और किसको, मंजू को समझ में आ गया? हाँ जी, गुरलीन को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 15। देखो भाई न्यूमेरिकल नंबर 15 का क्या स्टेटमेंट है, क्या हमसे पूछना चाहता है, चलो इसको भी बता देते हैं। चलो जी देखो भाई स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दो, मैं तब तक बोर्ड बना दूं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 15। हाँ जी, देखिए ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस and 1 gauss is 10⁻⁻⁴ Tesla is required, which is uniform in a region of linear dimensions of 10 centimeter and area of cross section about 10⁻⁻³ meters square. The maximum current carrying capacity of given coil of wire is 15 ampere and number of turns per unit length that can be wound round a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particulars of the solenoid for the required purpose. Assume the core is not ferromagnetic. core ferromagnetic नहीं है, यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड है। इज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट बताइए इसमें। 100 गॉस का मतलब हुआ 100 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 10⁻⁻² टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है ना। अच्छा करंट कितना है हमने, लीनियर करंट कैरिंग द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर, I is equal to 15 एम्पियर है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1000 टर्न्स पर मीटर। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यही कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यहां से n इंटू आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, सही बात है नहीं? हाँ जी, तो B की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻², म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यानी कि n इंटू आई की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू कितनी बननी चाहिए, वो वैल्यू हमारी बननी चाहिए 10⁵ डिवाइड बाई 4 पाई, है ना, डिवाइड बाई 4 पाई। तो 10⁵ डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू होनी चाहिए 3.14 या 22/7 ले लो, है ना, 22/7 ले लो इसको, चाहे बोल इस तरह से। तो 10⁵ इसको लिख लो 100, इसको आगे लिख दो 10⁻³ और डिवाइड बाय 4 और इंटू 3.14, तो 425 से हो गया ये, और ये लगभग 8 से हो गया, मान लो 8 से हो गया। तो ये आ गया n इंटू आई की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 8000 आ गई, ठीक है। तो करंट हमारे पास कितना ले लेते हैं, करंट हमारा ले लेते हैं 10 एम्पियर का। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनेंगे टोटल 800, n इंटू आई की वैल्यू 8000 आनी चाहिए, तो मैं आई मैक्सिमम उसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 15, तो ठीक है मैं ले लेता हूँ 10, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिले 800, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे कितने आ गए 800 आ गए, ठीक है ना जी, 800 आ गए। अब आप इसके अकॉर्डिंग आगे काम कर लो, क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, देखो हमने क्या कहा कि n हमारे पास आ गया 800 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना आ गया 800 आ गया, ठीक है बच्चा। ठीक है ना, हाँ जी। अब देखो भाई
आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 की। तो 16 की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपसे जितने सॉल्व होते हैं प्लीज आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं आपको इनके सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, ठीक है। अगर हमारा ऑफ होता है, हॉलीडे होता है, तो उस दिन भी हमारी क्लास लगेगी। टाइमिंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना बच्चा। टाइमिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो जिस दिन भी हमारी क्लास हो प्लीज अटेंड जरूर करें। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।